नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी सर्विस की इस क्लास में। मैं स्वाति और आपको करवा रही हूँ वीएड ट्रांस से रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है एग्जाम में। चाहे आपका एग्जाम एचपीयू यूनिवर्सिटी ले रही हो, यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा आपका लिया जा, या फिर आपका एसपीयू के द्वारा लिया जा रहा हो, दोनों के लिए ही जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है अगर आप 2024 के लिए एंट्रांस देने वाले हैं। चलिए, तो आज जो है मेरे साथ आप करेंगे इस एप्टीट्यूड की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी तैयारी। साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, अगर आप चाहते हैं हमारे से संपर्क करना, नंबर से कर सकते हैं। हमारे पास जो है बीएड से रिलेटेड जो है आपको बैच मिल जाएगा, एंट्रांस से रिलेटेड, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं 7591046600 पे। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। 3 क्लासेस में आप क्वेश्चंस मेरे साथ के हैं और आज की जो है 4th क्लास है हमारी। तो आप जो है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप बीएड एंट्रांस से रिलेटेड प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आपको प्रीवियस क्लासेस मिल जाएगी। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक वही है जो, यानी कि अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज नंबर 1 दयालु और अनुशासन प्रिय, सेकंड छोड़े और प्रतिक्रियाशील बने, थर्ड आपका सहिष्णु और प्रभुत्वशाली, फोर्थ है निष्क्रिय और सक्रिय। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनर, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें, जो डिसिप्लिन को जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो। सेकंड ऑप्शन है क्विट एंड रिएक्टिव, किसी भी चीज को छोड़ देता हो और बहुत ही ज्यादा जो है रिएक्टिव हो। थर्ड है टोलरेंट एंड डोमिनेटिंग, तो किसी भी चीज को जो है टोलरेट कर लेता हूं। दूसरा जो है डोमिनेटिंग हो नेचर का। या फोर्थ है पैसिव एंड एक्टिव। तो यहाँ पे आपने बताना है एक सक्सेसफुल टीचर के लिए जो है कौन सी ये चीज होना जरूरी है। तो इनमें से जो है आपको पता है कि एक टीचर के अंदर किसी भी चीज को लेकर के एक तो वो दयालु होना चाहिए, दूसरा उसमें डिसिप्लिन को लेकर के वो बिल्कुल हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए, और उसमें खुद में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को, जो बच्चे जितने भी आपके स्कूल के हैं, उनमें भी डिसिप्लिन जो है उनको सिखा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है एज पर द एनसीटीई की बात की गई है। नॉर्म्स व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट एट बीएड लेवल, कि यानी कि एनसीटीई जो है उनके मानदंडों के अकॉर्डिंग यदि बीएड स्तर पर 100 छात्र हैं तो एक इकाई के लिए कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि एनसीटीई के जो है आपका ये बीएड कोर्सेज आते हैं। आपने कमीशन एंड कमेटीज पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो उसका भी हम जो है क्लास कर लेंगे, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारे पास कोचिंग करते हैं तो उसमें आपको क्लास मिलती ही है कमीशन एंड कमेटी की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को बहुत ही डिस्काउंट पे चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर करिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 है 1+7, सेकेंड है 1+9, थर्ड है 1+10 और 1+5। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1+10 यानी कि 1 पर 10, ठीक है, 10 पे जो है एक कर्मचारी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि एक कक्षा में कुछ छात्र सीखने के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, क्रियोसिटी दिखाते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चे, अगर कोई बच्चा क्रियोसिटी दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, ये बात की गई। हो सकता है वो प्रतिभाशाली है, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड है। सेकंड,
अमीर परिवार से आता है यानी कि कम फ्रॉम रिच फैमिलीज। थर्ड है कृत्रिम व्यवहार दिखाए यानी कि शो आर्टिफिशियल बिहेवियर। फोर्थ है कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करना, क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास। तो क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों अपने किसी भी टॉपिक को लेकर के उसमें जो है क्रियोसिटी आ रही है, क्योंकि वो क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली है। और जो बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे आईक्यू लेवल, जब आप बीएड करेंगे तो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं इंटेलिजेंस, उसमें हम आईक्यू लेवल देखते हैं। तो जिस भी बच्चे का 120 प्लस आईक्यू लेवल होता है वो गिफ्टेड चाइल्ड कहलाता है। और जो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो हमेशा हर चीज को जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षक छात्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का जो रिलेशन है वो बताना है। बहुत अनौपचारिक और अतरंग यानी कि वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट। थर्ड है सेकंड है केवल कक्षा तक सीमित, लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली। नेक्स्ट है सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक, कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है उदासीन, ठीक है, तो इनडिफरेंट बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, कैसा रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर में। तो यहाँ पे कॉर्डिनल एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। यहाँ पे कॉर्डिनल की जगह जो है, जो भी आपका ये कॉर्डिनल है इसकी जगह आपका जो है कोऑपरेशनल भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का भी यहाँ पे आपको लिखा होता है। और रिस्पेक्टफुल तो है ही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, और अगर आप बीएड की कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें मुझे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके 40 मार्क्स में से 35 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप जो है डेली मेरे सेशंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए, मतलब पेरेंट्स को अगर हम एनकरेज करते हैं तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपके स्कूल में बच्चा है कोई, वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है खुद को, तो हम क्या करते हैं, पीटीएम बैठाते हैं। हम कहते हैं पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे से जो है चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए, आप इनको इस तरह से सिखाइए। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे पेरेंट्स को अगर हम एनकरेज कर देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उन टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स को जो एनकरेज किया गया है उन स्टूडेंट्स पे भी उस चीज का क्या पड़ेगा, उसके जो उनका जो एकेडमिक है ना, उस क्या होगा, वो इम्प्रूव्ड होगा। देख लेते हैं नंबर 1 क्या कह रहे हैं, अपने वार्डों के काम का पर्यवेक्षण करें। सेकंड, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। इसके बारे में बेफिक्र रहना, या फिर शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जहां तक मुझे लग रहा है वैसे ये फर्स्ट नहीं आएगा। यहाँ पे जो है शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करना, यानी कि इंटरेक्ट करना विद टीचर फ्रिक्वेंटली, यानी कि टीचर्स के साथ बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को नहीं पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बार बार जो है उनके साथ इंटरेक्ट करे। चलिए बाकी ऑप्शन जो है वो आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक किससे संबंधित है। मतलब यानी कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट कर रहा है, टीचिंग को। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द नंबर 1 सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, सेकंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिविलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, हिंदी में भी देख लेते हैं, देश की सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था, या फिर आपका शैक्षिक प्रणाली।
तो यहाँ पे बताना है कि शिक्षण जो है यानी कि जो टीचिंग है आपकी प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारक में से कौन सा है। तो किस चीज को जो है वो ज्यादा प्रभावी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है एजुकेशनल सिस्टम जो है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो यही फैक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शिक्षण की प्रभावशीलता को, शिक्षण की प्रभावशीलता को इसके संदर्भ में आंका जाना चाहिए, यानी कि द अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ नंबर कोर्स कवरेज, कि उसने कोर्स को अपने जो है कवर कर लिया है। सेकंड, छात्रों की इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट। थर्ड, छात्रों के सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, किस छात्रों ने जो है क्या चीज को सीखा है, कितना सीखा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा उस पे। फोर्थ, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, कि जो कक्षा है आपकी जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर है जब टीचिंग कर रहा है तो वो एड्स प्रोवाइड कर रहा है। एड्स का एड्स क्या होती है कि अपना जो है जो भी आप टीएलएम यूज करते हैं, टीचिंग आपका जो भी लेक्चर मेथड है उसको जो भी आप यूज करते हैं, वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को या फिर आप जो चार्ट बना करके ले जा रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वो सब क्या है, टीचिंग एड्स होती हैं आपकी, ठीक है, टीचिंग एड्स बोल देते हैं इनको। तो यहाँ पे है, इसको कैसे जज करेंगे हम, कैसे जज करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर 37 का जो राइट आंसर है कि बच्चे जो सीख पा रहे हैं कितना सीख पा रहे हैं, उनका रिजल्ट सीखने का क्या आ रहा है, वही दिखाएगा कि एक टीचर जो है वो बच्चे को किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवा पाया है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। चलिए तो यहाँ तक आप सभी को जो है जहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है डिस्ग्राफिया, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो अभी तक आपने बीएड एंट्रांस करेंगे तो फिलहाल तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा, बट कई बार एग्जाम में ऐसी टर्म्स आ जाती है। डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड बताना है आपने। देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स रहती हैं, कुछ कह सकते हैं कि जैसे जब हम स्पेशल चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं, विशिष्ट बालक जो हमारे होते हैं, तब हम जो है इन डिसीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने तारे जमीन पर देखी थी, तो उसमें जो स्टूडेंट था उसे दिक्कत आई थी चीजों को, कई बार वो डी को बी लिख देता था, है ना, डी को बी लिख देना, सी को ऐसे लिख देना, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, किसी को जो है पढ़ने में दिक्कत आती है ना, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, व्यवहार संबंधी विकार यानी कि बिहेवियरल डिसऑर्डर है, लेखन विकार है यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, ठीक है। पढ़ने का विकार है यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है। तो देखो ये चारों के चारों टर्म्स आपने देखनी है, आपका काम है आज कि आप सर्च करें कि रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं और बिहेवियर डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि राइटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो आपका डिस्ग्राफिया जो है आपका, यस डिस्ग्राफिया रहता है, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है जो मैथ से रिलेटेड होता है, तो डिसकैलकुलिया उसे कहते हैं हम। तो वो मैथ से रिलेटेड अगर किसी को बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो वो डिसकैलकुलिया होता है। तो कैलकुलेशन से याद रख सकते हैं कैलकुलिया। चलिए तो वो भी आप जो है इन टर्म्स को जरूर देखें, बाकी भी कि पढ़ने से संबंधित जो डिसऑर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है ना। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, मेथड बताना है, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नंबर 1 लेक्चर, सेकंड डिस्कशन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन और फोर्थ नन ऑफ दिस। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है, लाइक जैसे हम चीजों को दिखा करके बच्चों को प्रेजेंट करके जो है बताते हैं। और लेक्चर का तो आपको पता ही है कि जैसे कॉलेज में आप लेक्चर वे कुछ करते थे, या +1 +2 में आपको जो है 11 12th में आपको लेक्चर मेथड यूज करते हैं। डिस्कशन भी आपको पता है यानी कि बैठ के जो है चर्चा
करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो यहाँ पे कौन सा जो है सबसे अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पे सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, कि बच्चों को जो चीजों को प्रेजेंट भी किया जाए। आजकल आपने देखा होगा जितने भी आपके ये सेंट्रल लेवल के जो स्कूल होते हैं, इवन अब तो स्टेट लेवल के स्कूल में भी ऐसा हो गया है कि मान लो आपको सॉइल के बारे में पढ़ाना है, मिट्टी के बारे में, तो क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, अलग अलग टाइप की मिट्टी लानी है आपने, है ना, मिट्टियों को दिखाएंगे एक पेज में जो है, उसमें पैकेट में लगा करके बच्चों को कहेंगे कि आप ला करके लाना, या फिर आप उनको प्रोजेक्ट देंगे खुद मतलब खुद आप घर से बना करके लाओ, या फिर आप ही ले जाएंगे, जिसमें किसी में ब्लैक कलर कर दिया किसी मिट्टी में तो वो होगी काली मिट्टी आपकी, ब्लैक सॉइल, रेड कर दिया तो रेड सॉइल होगी। फिर आप जो है पूरा मैप दिखाएंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल होती है, कहाँ कहाँ रेड होती है ना, तो वो सब चीजें आप जो है उनको दिखाएंगे कौन कौन सी होती है। तो वो क्या होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आप बच्चों को डेमो दिया साथ में। चलिए, क्लियर हो गया 39 भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रही हूँ, 40, एक कुशल और टिकाऊ शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों के पास होना चाहिए, यानी कि फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, लर्नर शुड हैव नंबर 1 ability to learn only, second requisite level of motivation only, थर्ड है opportunities to learn only, fourth described level of ability and motivations, केवल सीखने की क्षमता, केवल प्रेरणा का अपेक्षित स्तर, केवल सीखने के अवसर, या फिर क्षमता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोटिवेशन भी होनी चाहिए और चीजों को डिस्क्राइब करने का लेवल भी होना चाहिए। तो आज के सेशंस के लिए मुझे लगता है क्वेश्चंस इनफ है आप सभी के लिए। डेली मेरे साथ जो है अगर आप 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम तक जो है अगर आपको 40 डेज है, इट मींस आपने जो है 400 क्वेश्चन जो है मेरे साथ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जब 400 क्वेश्चन, आप 400 प्लस ही हो जाएंगे वैसे, ठीक है, 400 प्लस क्वेश्चंस आप मेरे साथ इस सीरीज में जब कंप्लीट करेंगे तो 40 में से जो है 35 मार्क्स आपके 101% आएंगे। ये मैं कह रही हूँ 101% आपके आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे साथ में डेली। तो क्लास का तो ये कंप्लीट हो गया है। साथ में अगर आप बीएड एंट्रांस की कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टडी सर्विस से आप संपर्क कर सकते हैं, 7591046600 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अभी जो बीएड का बैच है हमारा, बिल्कुल क्रैश कोर्स में बैच मिलेगा आपको, और हिट एंड क्विक वाला बैच आपको मिलेगा जिसमें आप बिल्कुल डायरेक्ट वे में हिट करेंगे क्वेश्चंस को भी और साथ में अपने एग्जाम पैटर्न को भी और सिलेबस को भी, और अच्छे से अपने एग्जाम को जो है क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।